हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएस क्लासेस पर। आज क्लास 10th की बायोलॉजी में यूपी बोर्ड में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम आज पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्या बच्चों? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसाइंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसाइंथेसिस का निर्माण प्रकाश यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा है बच्चों। सॉरी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? द्वारा भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, ये लिखा हुआ है आपका बच्चों क्वेश्चन कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग खुद जानते हो बच्चों कि जब कोई एक पौधा सूर्य के प्रकाश की किरण को ग्रहण करके जब भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया उस पौधे में करता है, सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है बच्चों? पत्ती की होती है। किसकी होती है? पत्ती, जो पौधे को क्या करता है? भोजन देता है बनाकर। तो देखिए इसमें विकल्प में क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। फर्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों कि जड़। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में? जड़। तीसरे में लिखा है, दूसरे में लिखा हुआ है आपका पत्ती में। क्या लिखा हुआ है? पत्ती में। अगला फिर लिखा है तने में। तने में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा है बच्चों इसमें? तने में तथा फूल में। तो अगला नंबर क्या है? फूल में। फूल में। ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए पौधों में, किसमें बच्चों? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस द्वारा किसका निर्माण होता है? भोजन का। तो वो कहां पर होता है निर्माण? वो कहां पर होता है? तो हमको ये चीज नहीं पता है, तो हम क्या बताएंगे? जब कोई चीज हमको नहीं पता होता तो वो हमसे क्या करता है? क्वेश्चन करता है। तो ये हमसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहां होता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे? भोजन का निर्माण कहां पर होगा? पत्ती में होगा। देखिए पौधे का जो ये जड़ भाग होता है यानी जड़ जो होता है वो भूमि के अंदर होता है, तो वो कहां से सूर्य की किरण ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तना लिखा हुआ है, तो तना जो होता है वो पौधे का तना एक मोटा भाग होता है, उसमें ना कोई ऐसी चीज पाई जाती है। वो सिर्फ क्या होता है? नीचे यानी जड़ से खनिज पदार्थ और जल को ग्रहण करके अपने आप को ग्रोथ करता है। और लास्ट में क्या लिखा? फूल में। जब पत्तियां अपने आप में जब भोजन बनाएंगी, विकसित करेंगी, तभी तो बच्चों फूल का निर्माण होगा, एक नए पुष्प बनेंगे ना। जब पौधा अगर स्वस्थ नहीं होगा तो फूल लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सेकंड नंबर। पत्तियों में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कौन करता है? पत्तियां करती हैं। समझ गए ना। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है क्या? जल का, क्या लिखा हुआ बच्चों? जल का संवहन होता है। क्या लिखा हुआ है? जल का संवहन होता है। तो किसके द्वारा जल का संवहन होता है? तो हमको ये बताना है। तो इसमें विकल्प में फिर से लिखते हैं। हमें भाई विकल्प ही तो आज पढ़ा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं, तो विकल्प में ही हमको आने चाहिए सभी। तो विकल्प में लिखते हैं पहले नंबर में क्या? पहले नंबर में फ्लोएम द्वारा। जल का संवहन किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा होता है क्या? बताना जरा बच्चों कमेंट में कि जल का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है क्या? दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? जाइलम द्वारा। और तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? कार्टेक्स द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कार्टेक्स द्वारा। और अगला आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या है विकल्प में आपके? मज्जा द्वारा। ठीक है ना। ये बच्चों 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 4। पहले में आपका प्रश्न कह रहा है कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का संवहन किसके द्वारा होता है यानी पौधों में। किसमें बच्चों? जो एक आपका पौधा होता है इस प्रकार से, क्या होता है बच्चों? आपका पौधा जो होता है इसमें ये
ये जो आपका पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती है क्या होती है बच्चों, रूट जो होती है, जो जड़ें होती हैं पौधे की, उनमें जल का संवहन कौन करता है, जल का संवहन कौन करता है, तो कौन करता है बच्चों, जाइलम द्वारा जल का संवहन, जाइलम द्वारा ही ये जल क्या होता है पौधों तक पहुंचता है, तो किसके द्वारा होगा बच्चों, जाइलम द्वारा। आपका सेकंड विकल्प इसमें सही होगा कि जल का संवहन होता है, तो जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। क्लियर है ना इतना, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है ना। जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है, भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को हमको बहुत रिपीट करना है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है कि बोर्ड में आ जाए तुरंत हम कर दें बिल्कुल आंख बंद करके, समझ गए ना। इतना अपने आप पर भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, किसके लिए बच्चों, कार्बन स्वांगीकरण, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमको अब लिखना है विकल्प में, क्या लिखना है, विकल्प लिखना है इसके। तो देखते हैं विकल्प में क्या होगा इसमें बच्चों। विकल्प में देखिए लिखा हुआ है पहले नंबर में कि बल्ब का प्रकाश, क्या लिखा हुआ है पहले नंबर में बच्चों, बल्ब, सॉरी क्या लिखा हुआ है, बल्ब का प्रकाश। तथा सेकंड नंबर में आपका लिखा हुआ है एसिटिलीन, क्या लिखा हुआ है बच्चों, एसिटिलीन। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है एसिटिलीन, ठीक है ना। से थर्ड नंबर में लिखा हुआ है आपका पानी, ये भी बिल्कुल नहीं है पानी, कार्बन तो इसमें लगेगा ही नहीं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब देखिए इसमें हमने कह दिया कार्बन लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, जब तक इसमें हम कोई ऐसी धातु नहीं डालते हैं जिसमें जंग लगे, तब तक पानी से किसी भी चीज में जंग नहीं लग सकती है। नमी में आने पर कोई चीजें आर्द्रता या नमी के कारण ही उसमें जंग पकड़ लेती हैं, तो पानी की बदौलत जरूर होती हैं, लेकिन उनमें से कोई धातु या कुछ ऐसा पदार्थ होना आवश्यक है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कार्बन स्वांगीकरण, क्या बोल रहा है, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, तो वो होगा क्या आपका बल्ब का प्रकाश। क्या होगा बच्चों, बल्ब का प्रकाश कार्बन स्वांगीकरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें आपका सबसे फर्स्ट नंबर का विकल्प सही है कि कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, तो बल्ब का प्रकाश ही आवश्यक है। नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है ना। 13वें नंबर में लिखा है कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, तो बल्ब का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है ना। ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, गलत, ये नहीं होंगे। पहला इसमें से होगा बल्ब का प्रकाश, ठीक है ना। अगला प्रश्न लिखा है कि पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, क्या लिखा है, पादप निम्नलिखित, पादप निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा वायु को क्या करते हैं बच्चों, शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। ये लिखा है आपका क्वेश्चन, क्या है, पादप निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। प्रक्रमों का मतलब जैव प्रक्रम उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 10th के या क्लास 9th में, क्लास 10th में है, पहले ही चैप्टर में है जैव प्रक्रम में। उसमें लिखा होगा कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, इन सभी जैव प्रक्रमों के बारे में हमें शॉर्ट में अध्ययन कराया जाता है। सबसे पहले ही पेज में लिखे हैं आपके ये हेडिंग कि प्रक्रम में क्या क्या आपके आते हैं, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, जनन, ये सभी आपको उत्सर्जन में आते हैं, ठीक है ना। तो प्रक्रम में, प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो पादप में तो किस प्रक्रम द्वारा, यानी कौन सा प्रक्रम उसमें लागू होगा, जितने आपको देखिए बता गए, श्वसन, जनन, उत्सर्जन और पाचन, इन सभी में से कौन सा प्रक्रम इसमें वायु को शुद्ध करेगा। तो देखिए विकल्प में क्या लिखे, इसमें लिखा है आपका वाष्पोत्सर्जन द्वारा, क्या लिखा है बच्चों, विकल्प में आपका लिखा हुआ है पहले नंबर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। दूसरे विकल्प में आपका लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा बच्चों,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है ना। अब तीसरा क्या लिखा है आपका, श्वसन द्वारा, क्या लिखा है तीसरा, श्वसन द्वारा। और चौथा क्या लिखा है आपका, प्रजनन द्वारा, प्रजनन यानी जनन, जो हमने आपसे कहा प्रजनन द्वारा। क्या होगा बच्चों आपका, प्रजनन द्वारा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पादप में किन किन यानी निम्नलिखित, क्या दिया हुआ है, पादप में निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। जितने हमारे प्रक्रम जो होते हैं, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन यानी प्रकाश संश्लेषण या जनन या उत्सर्जन या पाचन, इन सभी प्रक्रमों में कौन सा ऐसा हमारा प्रक्रम होता है जो वायु को क्या करता है बच्चों, शुद्ध करता है, यानी क्लीन करता है। क्या करता है, क्लीन करता है वायु को। तो कौन करता है बच्चों, श्वसन। कौन सा प्रक्रम होता है, श्वसन। श्वसन ही तो होता है बच्चों जो गंदगी वाली चीजों को यानी गंदी चीजों को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को हमारे अंदर ले जाता है, यानी गंदगी मतलब CO2 गैस को हमसे बाहर देता है और O2 को ग्रहण करता है। तो श्वसन ही तो है जो अच्छे काम यहाँ पर कर रहा है। कौन कर रहा है, श्वसन। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, श्वसन। आपका तीसरे नंबर का विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है इसमें, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। क्या गजब क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, मनुष्य में दूध के दांतों की क्या होती है बच्चों, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। कितनी होती है दूध के दांतों की संख्या, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। लेकिन अपने मन से लिखना है, चीटिंग नहीं करना है। तो देखिए विकल्प देखते हैं इसमें, 1 2 3 एंड 4। 1 में आपका लिखा हुआ है 20, कितना लिखा हुआ है 20। सेकंड में लिखा हुआ है आपका 24, कितना लिखा है 24। थर्ड में लिखा है 28 और फोर्थ में लिखा है 32। यानी पहले नंबर में लिखे 20 दांतों की संख्या होती है दूध के, और सेकंड नंबर में लिखा है कि 24 होती है दांतों की संख्या, और थर्ड नंबर में लिखा है 28 होती है, फोर्थ में लिखा है 32। अब बताइए इन चारों में से कितने दांतों की संख्या होती है दूध के, बोलिए। जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है इन चारों में से, तो कितनी होगी बच्चों, 20 होती है। कितनी होती है, 20। मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, 20 होती है। समझ गए ना, यानी 20। आपका पहला विकल्प सही होगा इसमें कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होती है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन अब लिखा हुआ है इसमें कि फ्लोएम द्वारा संवहन होता है। ये देखिए आ गया बच्चों, अभी आपने इसके पहले जाइलम पढ़ा, किस नंबर में, 12th नंबर में, यानी 12वें नंबर में आपने जाइलम पढ़ा। इसमें आ गया आपका 16वें नंबर में क्या आया है, फ्लोएम। क्या आया आपका, फ्लोएम। यानी क्या लिखा है, फ्लोएम द्वारा संवहन होता है। क्या लिखा है, फ्लोएम द्वारा संवहन होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। तो इसमें विकल्प आपके क्या क्या लिखे हुए, देखिए बच्चों विकल्प जो है आपके वो क्या क्या है। देखिए विकल्प में लिखा है पहले में कि जल का, किसका बच्चों, फ्लोएम द्वारा संवहन होता है। पहले बात तो एक चीज हमको रट लेनी है कि पौधे में ही, किसमें बच्चों, पौधे में ही क्या क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पौधों में ही जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का कार्य होता है पानी यानी जल को देना, किसको, जल को। किसको देगा ये, पौधों को देगा। जाइलम का कार्य क्या होता है, पौधों तक जल को पहुंचाना, समझ गए ना। फ्लोएम जो होता है इसका कार्य क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। अब ये पौधे तो रोटी दाल सब्जी तो खाते नहीं है, ये खाएंगे क्या भोजन में, खनिज पदार्थ। क्या खाते हैं ये, खनिज लवण। क्या खाते हैं ये, खनिज लवण। तो इन खनिज लवणों को कहां तक पहुंचाता है ये, पौधों तक। सेकंड नंबर में आपके विकल्प में दिया हुआ है कि प्रोटीन का, क्या दिया हुआ है, प्रोटीन का।
थर्ड नंबर में है आपका खनिज पदार्थों का, किसका? खनिज पदार्थों यानी लवणों का संवहन करता है। यह चौथे नंबर में है मज्जा का, किसका? मज्जा का। आपके ये चार विकल्प दिए हैं। तो अभी हमने आपको बताया, इसमें देखिए फ्लोएम पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है बच्चों? फ्लोएम। अब फ्लोएम किसका निर्वाह करता है, पौधों तक ले जाने में किसको कार्य करता है? तो फ्लोएम देखिए भोजन, और भोजन किसको बनाता है? खनिज लवण। पौधे खाते हैं ना, तो खनिज लवणों में ही होगा। क्या होगा बच्चों? फ्लोएम का संवहन क्या होगा? खनिज लवण। क्या होगा? खनिज लवण। कितने नंबर में सही होगा ये आपका? तीसरे नंबर में। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि फ्लोएम द्वारा संवहन होता है तो खनिज लवणों का। ये आपके बोर्ड की तैयारी चल रही है, आपको याद करना है, अच्छे से बढ़िया नोट्स बना के पढ़िए, बेहतरीन नंबर आने वाले हैं बोर्ड में। लेकिन अगर हाँ कोरोना के लिए लॉकडाउन ना लगा, तो अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर से आपकी परीक्षाएं क्या हो जाएंगी? रद्द हो जाएंगी। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है हालांकि कि लॉकडाउन लगना है कि नहीं लगना है, तो इसलिए आपको पढ़ाई निरंतर चालू रखनी है। भाई कोरोना लग गया तो आपके अंदर ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना कि यानी कोरोना लग गया है लॉकडाउन लग जाएगा, अब हमें पढ़ना ही नहीं है। समझ गए ना? जो ज्ञान होता है, आप एक दीपक के समान जलिए। किसके समान? दीपक के समान। एक समय जलते जलते आप ऐसा जलेंगे कि एक बहुत बड़े मतलब बल्ब के समान एक जल पड़ेंगे कि आप बिल्कुल एक संसार को रोशनी दे सकते हैं। समझ गए ना? और संसार को रोशनी देने से इससे तात्पर्य नहीं है कि आप इतने बड़े बन जाएंगे कि सर अब संसार को पूरी रोशनी दे, नहीं। आप अगर पढ़ जाएंगे तो आपके पढ़ाने से जाने कितने स्टूडेंट पढ़े हुए आपसे निकलेंगे, जो वो भी एक संसार को विकसित करेंगे, यानी एक संसार को एक अच्छा निर्देश देंगे आपसे। समझ गया ना? तो इसलिए पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल 100% जरूरी है। पढ़िए बिल्कुल मन लगाकर, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17वें नंबर में क्या लिखा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। मनुष्य के, क्या लिखा है बच्चों? मनुष्य के प्रत्येक, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, किसमें बच्चों? जबड़े में चर्वणक दंतों, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है। अब आप लोग जानते हैं क्या बच्चों, मनुष्य के जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? पता है आप लोगों को? कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? कृंतक। कौन सा होता है बच्चों? कृंतक। दूसरा कौन सा होता है? रदनक। कौन सा होता है? रदनक। तीसरा कौन सा होता है? अग्रचर्वणक। कौन सा होता है बच्चों? अग्रचर्वणक। चौथा कौन सा होता है? चर्वणक। यही तो 4 प्रकार के दांत मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं ना, कृंतक, रदनक और चर्वणक तथा अग्रचर्वणक। यही 4 होते हैं दंत मनुष्य के अंदर। तो इन चारों में से हमको बताना है किसमें? चर्वणक में। इन चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक जबड़े में? ठीक है ना? प्रत्येक जबड़े में। आपके जबड़े कितने हैं? 2, एक नीचे और एक ऊपर है, तो इन दोनों जबड़ों में कितने दांतों की संख्या होती है? तो देखिए लिखते इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले विकल्प में लिखा हुआ है, पहले विकल्प में आपका कितना लिखा हुआ है? 2। दूसरे में देखिए, दूसरे विकल्प में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी लिखी है? 4। तीसरे में लिखा है 6 और चौथे में लिखा है 8। तो अब हमको बताना है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन कितना होगा? 4 नंबर। कौन सा होगा? दूसरा नंबर। यानी नीचे जो प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। कितनी होगी? 4। इतना याद रखना है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना? तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया, क्या बच्चों? अमोनिया यूरिया में
परिवर्तन करता है। क्या लिखा है? अमोनिया यूरिया में परिवर्तन करता है। तो विकल्प में देखिए, आपके विकल्प जो है, आपके कौन कौन से विकल्प हैं? देखिए, विकल्प में लिखा है पहले नंबर में आपका कि अग्न्याशय। क्या लिखा है? अग्न्याशय। दूसरे में लिखा है आपका यकृत। क्या लिखा है बच्चों? यकृत। तीसरे में लिखा है आपका आमाशय। क्या लिखा है बच्चों? आमाशय। और चौथे में क्या लिखा है? वृक्क। क्या लिखा है बच्चों? वृक्क। ठीक है ना? ये आपके चार विकल्प हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपके चार विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से हमको क्या बताना है? अमोनिया जो होता है यूरिया में, कहां पर? यूरिया में परिवर्तन करता है। तो किसमें परिवर्तन, कौन परिवर्तन करता है? तो कौन करता है बच्चों? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। अमोनिया यूरिया में परिवर्तन करता है तो कौन करता है बच्चों? यकृत करता है इसमें। तो आपका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? यकृत। यकृत को क्या लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में? लीवर। ठीक है ना? तो क्या होगा बच्चों आपका सही इसमें? यकृत। तो आ गया समझ में? अब आपका अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, क्या है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ये लिखा है आपका क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यानी देखिए, इसमें इतनी तो बात इसने कही दी कि फ्लोएम द्वारा जो भोजन होता है, तो फ्लोएम द्वारा आप लोग जानते हो कि भोजन का निर्माण तो होता ही है, तो का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? मतलब कौन कौन से पार्ट जाते हैं उस भोजन के साथ में, तो वो चीज हमें लिखनी है। तो विकल्प आपके नोट करते हैं इसमें। विकल्प इसमें बच्चे कौन कौन से होंगे? देखिए, डी नंबर होगा, सॉरी, यहां पर डी। देखिए विकल्प में क्या क्या है आपके? पहले में लिखा है आपका सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी विकल्प बच्चों, अगला विकल्प है आपका बच्चों प्रोटीन। अगला विकल्प है फिर इसके आपका क्या? हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स। फिर अगला विकल्प है बच्चों वसा के रूप में। किसके रूप में बच्चों? वसा के रूप में। देखिए, इसने इसमें कहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो बताना है सुक्रोज के रूप में होता है, कि प्रोटीन के रूप में होता है, कि हार्मोन्स के रूप में होता है, कि वसा के रूप में होता है। तो इसमें बच्चों फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? सुक्रोज के रूप में। यानी पौधों में जो फ्लोएम होता है, क्या होता है बच्चों? फ्लोएम होता है वो सुक्रोज के रूप में। काय के रूप में? सुक्रोज के रूप में भोजन का क्या करता है बच्चों? स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है। पौधे जो होते हैं, फ्लोएम पाया जाता है पौधों में। अब फ्लोएम क्या करता है? सुक्रोज होता है, सुक्रोज के रूप में ही क्या करता है? उसको स्थानांतरण करता है, यानी खनिज पदार्थ या खनिज लवणों को पौधों में। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा होगा बच्चों? पहला नंबर ए नंबर होगा कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? क्या लिखा है बच्चों? लिखा है बच्चों अग्न्याशयी रस किसके, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? पाचन में सहायक सहायक होता है। क्या लिखा है बच्चों आपका क्वेश्चन? अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें आपको क्या बनाने हैं बच्चों? विकल्प बनाने हैं। क्या बनाने हैं? विकल्प। तो देखिए, विकल्प में आपके कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, हमको पॉइंट नोट करने, फिर उसके बाद में बताते हैं। तो पहले विकल्प में क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका? प्रोटीन। दूसरे में लिखा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना?
ये हो गया प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तीसरा आपका लिखा है प्रोटीन एवं वसा। क्या लिखा है? प्रोटीन एवं वसा। चौथे में हो जाएगा आपका प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा बच्चों? लिखा है पहले विकल्प में प्रोटीन, दूसरे में लिखा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, तीसरे में लिखा प्रोटीन एवं वसा, चौथे में लिखा प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा बच्चों? ये चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा इसमें? चौथा। प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशयी रस के पाचन में सहायक होता है। किसके रस में? अग्न्याशयिक रस में सहायक होता है। क्लियर? यही सही है आपका इसमें, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करना है बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।